हेलो तो कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, मजे में होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडेक्स होता क्या है, किस कंपनी के ऊपर लगता है, और ऐसी क्या नीड है ये कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के इंडेक्स को फॉलो करना पड़ा है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपका वेलकम है। और ये मेरा सीए पैनल का फर्स्ट चैप्टर है। और वैसे ये बेसिकली मैं समरी कवर करने वाला हूँ जो आपके इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करने वाला है कि आपको एक ओवरव्यू होगा कि इंडेक्स होता क्या है और आप बता सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले चलते हैं कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कोई इन्वेस्टर है, लंदन के हैं, वो बैठे हैं, उनके सामने ऑप्शन है 5 घंटे में इन्वेस्ट करने के पैसे के। अब उनके पास चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, वो सेम है, उनको पता है कि सेम मेथड से लग के बनी है। कि अगर कोई लेट्स सपोज पीपी कैलकुलेट करनी है, तो पीपी को कैलकुलेट करने के लिए ये चार तरीके बताए गए हैं। सिर्फ उन तरीकों में से कोई एक अडोप्ट करके और उसके अंदर मेथड्स डिफाइंड है, तो एक यूनिकनेस आ गई उस तरीके से। और एक तरफ दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग बनी है। अब एक चीज है, अगर उन्हें कोई एक कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ी जहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना है एक या दो, तो वो कौन से सिलेक्ट करेंगे? सबका आंसर होगा सर उन चारों में से करेंगे। क्यों? क्योंकि उन चारों में यूनिकनेस है, उन्हें पता अगर उनका प्रॉफिट लेट्स सपोज 100 करोड़ का आ रहा है, तो उन चारों का यूनिक है। बट दूसरी तरफ वो डिफरेंट मेथड से बनी है एक कंपनी की बैलेंस शीट, तो उसमें काफी डिफरेंशिएट आ जाएगा। तो उस डिफरेंशिएट को हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक नीड लगी कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा चाहिए होगा, तो हमें उनके लिए कुछ इजीनेस करनी है। तो उन्होंने क्या किया, आईसीआई को जब उन्होंने नीड लगी इंडियन गवर्नमेंट को, तो उन्होंने आईसीआई को बोला कि यार हमें भी आईएफएस को आप प्लीज स्टडी कीजिए, और इंडियन के लिए भी आप अच्छे स्टैंडर्ड्स को डेवलप कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। बट अगर आप एक चीज देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़े लेमन है, मतलब काफी इजी है। और जो मेरे इंडियंस हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं। तो इस करके हमने इसको लिमिटेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल किया है। रोड मैप अपन आने वाले टाइम में डिस्कस कर लेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडियंस बनते कैसे हैं। तो उस चीज़ से, तो चाहे हमारी कोई भी रिसर्च हो या कुछ हो, हर चीज़ के पीछे एक नीड होती है। तो नीड के अकॉर्डिंग हमने उसको ड्राइव किया। और आपको पता ही है, जो मेरे आईएफआरएस है वो मोर देन 140 कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और मोस्टली दो टाइप की विचारधारा है। एक तो आपका हो गया आईएफआरएस हो गया, और एक आपके यूएस गैप्स हो गए। तो यूएस गैप्स आपको पता ही है, यूएसए वाले अपने थोड़ा अलग ही चलते हैं। तो इस तरीके से, और जैसे आपका, और इसके अंदर एक मेजर आता है, कन्वर्ज आता है, अडोप्शन आता है। कन्वर्ज अडोप्शन क्या होता है, पहले हम अडोप्शन को समझ लेते हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने आईएफआरएस को सेम टू सेम 100% कॉपी पेस्ट किया, उसको हम अडोप्शन बोल देते हैं। बट इंडिया में क्या किया, आईसीआई ने स्टडी करके इंडियन के इन्वायरमेंट को एडजस्ट किया। और मोर देन लेस 95 to 80%, 98% सिमिलर है, हमारा कॉपी पेस्टेड है। 2% में कुछ कार्व इन एंड कार्व आउट। कार्व इन क्या होता है, किसी चीज को एडिशन करना। जैसे आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंडिया से आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में, तो उसमें क्या है, एक मर्जर, जैसे आप इंटर में पढ़ते हैं मर्जर, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, उसको ऐड कर दिया, तो एडिशन को क्या बोलते हैं, कार्बिन। ऐसे ही इन्होंने कुछ कार्व आउट किया, वो आप याद करने की जरूरत नहीं है, वो आने वाले टाइम में आपको पता ही चल जाएगा। कार्बिन कार्व आउट हो गए। अब हम देखते हैं कि एक आपका, कभी आपने ध्यान से सुनो, आईएएस होता है, एक आईएफआरएस होता है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे यूरोप में क्या था, पहले आईएएस इशू होते थे, जैसे हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। तो आईएएस बड़े सिंपल थे क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं। बट जो अब 2001 के बाद क्या हुआ कि जब बिजनेस है वो काफ़ी मल्टी लेयर्स ग्रो होते गए, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते गए, तो इनको लगा कि उन्हें हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो इन्होंने अकाउंटिंग बोर्ड्स ने क्या किया, आईएफआरएस इशू करने स्टार्ट कर दिए। तो इंडिया में जब भी आप देखोगे, इंडियंस में आपको दो लाइन दिखेगी। एक तो 1 2 3 मिलेगी, एक 100 से मिलेगी। अब आप सोचोगे कि ये पूरे 100 तक क्यों नहीं इशू किए, 1 से 100, ये अलग अलग में क्या है? जो आपके आईएएस है, जो आपके यूरोप के आईएएस है, जो पहले इशू हो चुके थे, जैसे आईएएस में आपका 1 लिखा हुआ है, तो हमने इंडियस में 1 लिख दिया। जो आपका आईएफआरएस है, अब वहां तो देखो यूरोप में दो नाम चलते हैं, आईएएस और आईएफआरएस, बट इंडिया में एक नाम है इंडियस। तो अब इंडियस का हमने अंदर डिफरेंशिएट करना था कि आईएएस के कौन से, आईएफआरएस के कौन से है। तो आईएएस का 1, इंडियस का 1, आईएफआरएस का 1, इंडियस का 101, 100 की सीरीज में ले गए हम आईएफआरएस को। और मेरे पास आईएएस 41 है आई थिंक, और आईएफएस टोटल हमारे यहाँ पे 17 है। एक बार देख लेना, मैंने जितना देखा है इतना ही था। अच्छा, अभी इश्यू कैसे होते हैं? पहले क्या होता है, जैसे यूरोप में उनको लगता है भाई हमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो लगातार अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। तो जब भी उन्हें कुछ लगता है, वो उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन कर देते हैं। फिर जब भी उसमें कुछ ना कुछ वो इशू कर देते हैं कि हमने ये एडिशन और डिलीशन किया है, साथ में ऐसे देखता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है उसमें। जो उन्हें लगता है एडजस्टमेंट्स करनी है, अगर आप देखोगे तो सारी अधिकतर ही आपकी एप्लीकेबली मिलेगी।
तो वो मोरलेस सारी जो भी एडजस्टमेंट्स करके उसको देखते हैं। फिर वो अपने काउंसिल के पास भेजते हैं आउटसाइड के रिकमेंडेशन के लिए। फिर वो जब आ जाते हैं उनकी मीटिंग हो जाती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। फिर एक वो ड्राफ्ट बनता है। वो ड्राफ्ट वो अपने वेबसाइट पे इशू कर देते हैं कि पब्लिक के लिए मांगते हैं कि ये एक डेट लिखी होती है, इस डेट तक प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए। उसमें अच्छे प्रोफेसर हो गया या कोई भी होगा वो पब्लिक के लिए है कि आपको कुछ लगता है एडिशन करवाना है या डिलीशन करवाना है। तो उसके बाद एक मीटिंग बैठती है वो पूरे एक्सपोजर ड्राफ्ट के साथ, प्लस जो जो कमेंट्स आए हैं जो हमने इनबिल्ड करने हैं या कुछ आउट करना है। तो जब वो ड्राफ्ट के ऊपर फाइनल डिस्कशन हो जाता है, फिर उसके बाद एक फाइनल सबमिशन होता है, वो एनएफआरए के पास चला जाता है। क्योंकि देखो इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देगी आईसीए को बना के दो। बट वो आईसीए जो बना के दे देगा सीधा गवर्नमेंट नहीं लेती, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई है एनएफआरए। गवर्नमेंट बोलती है एनएफआरए को आप रिव्यू करो जो आईसीए ने हमें बना के दिए। जब एनएफआरए है वो रिव्यू करके ग्रीन फ्लैग दे देता है, क्योंकि देखो अकाउंटिंग के लिए हमारे इंडिया में मेजरली क्या है, हमारी अकाउंटिंग बॉडी कौन है, आईसीआई, वही रिकमेंड करते हैं। तो जब एनएफआरए ग्रीन फ्लैग दे देता है वो एमसीआई के वेबसाइट पे जाके एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी इंडेक्स को फॉर्मुलेट होता है या कोई भी रूल्स हमें बनाना होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब इसका हम रोड मैप को डिस्कस करते हैं। अब देखिए आप कंपनीज कंपनीज की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आईएफआरएस कोई छोटी इंडेक्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है। एक इसमें एक बात बोलते हैं कि अगर अपनी किसी कंपनी ने इंडेक्स लगा दिए, वो दोबारा ये नहीं कि ये बोल देगी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाऊंगी। एक बार जो लग गया तो लग गया, ये परमानेंट है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब कंपनीज बोलते ही एक चीज आ जाएगी आपके माइंड में कि मेरी पार्टनरशिप कहाँ गई, प्रोप्राइटरशिप कहाँ गई, और मेरे कोऑपरेटिव्स कहाँ गई, मेरी फर्म्स कहाँ गई। तो देखो इनके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको रिलैक्सेशन दे दी, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो। क्योंकि अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझे इसको, फर्म है आज खुल की कल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म वो भी ब्रेक हो गई, पार्टनर कोई चला गया, डेथ हो गई या कोई और आ गया, तो कुछ और किसी और नाम से कल बन गई। बट जो कंपनी है वो मेरी फोर्सेबल फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रहती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इस करके कंपनी ने कंपनीज के ऊपर लगा दिया, क्योंकि कंपनीज का वैल्यूएशन भी हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है। और कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर जब गवर्नमेंट ने इंडिया में फर्स्ट टाइम है, वो एमसीए ने नोटिफाई किए थे 16/5/2015 को अपने इंडेक्स को। तो इसका फर्स्ट फेज आया जो पहली बात 1 अप्रैल 2015 को। अब इसके अंदर क्या बोला गवर्नमेंट ने, भाई कंपनीज को ऑप्शन दे दिया, जिस कंपनी को इंडेक्स लगाने हैं लगाइए वरना नहीं। कोई पेनल्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से वॉलेंटरी है। तो आप एक चीज देखिए, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने दो चीजें होती है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब एक चीज देखिए, अगर आपकी बैलेंस शीट में अगर खाली करंट ईयर लिखा हो, पीपी लिखी है 100 करोड़ की, अब इसको पढ़ के क्या पता चलेगा कि मेरे पास 100 करोड़ की पीपी है, बट कुछ कंपैरिजन है, माइंड चल रहा है नहीं चल रहा, बस बड़ा, बात खत्म। अगर आपके वहां लिखा हुआ प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव्स, अगर उसमें लिखा है 80 करोड़, इस साल 100 करोड़, आपके माइंड में क्या आएगा, कंपनी ने 20 करोड़ की अक्वायर की है या कहीं से परचेज किया है। अगर यहाँ लिखा है पिछली बार 150, इस बार 100, यानी कंपनी का 50 लाख की उन्होंने कुछ ना कुछ सेल की है या डिस्पोज हुआ है या कुछ फायर हुआ है, कुछ भी एक्सीडेंट रीजन है। तो माइंड में कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके लिए कंपेरेटिव्स आना बहुत जरूरी है। अगर जो मेरा फर्स्ट है यानी 15-16, तो मेरे कंपेरेटिव्स बन गए 14-15 के। फिर सेकंड फेज आता है, सेकंड फेज मैंडेटरी फेज, ये अगले ही साल आ जाता है 1 अप्रैल 2016 में। इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि सेकंड फेज कब आया, कब से मैंडेटरी हुआ। इसमें क्या बोलते हैं, लिस्टेड या अनलिस्टेड एंटिटीज जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेटवर्थ को हम 5 मिनट बाद ही डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। तो इनके ऊपर ये एप्लीकेबल लगा दिया इन्होंने। फिर इन्होंने बोला जो आपकी होल्डिंग है, जो आपकी सब्सिडरी है, बाप हो गया बेटा हो गया, जो आपकी एसोसिएट हो गया या जॉइंट वेंचर हो गया, इनके साथ भी हमारे कुछ सीएफएस बनते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा नहीं होगा, बट अब इंडेक्स में मेरे एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के साथ भी मेरी सीएफएस बनती है। तो इसके ऊपर मेरा इंडेक्स लग जाएगा। अगर आपके ग्रुप की किसी भी कंपनी के अंदर एक बार इंडेक्स लग गया, वो पूरे ग्रुप पे एप्लीकेबल हो जाता है। फिर मेरा आता है थर्ड फेज, ये अगले साल आ जाता है 2017। पहले हम चले 15 पे, फिर 16 पे, फिर 17 पे। 17 में क्या बोलते हैं, ये लिस्टेड कंपनी जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से कम है। ओ सॉरी, ये क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है। अब एक चीज देखिए, आपने पिछले वाले पॉइंट में 500 करोड़ से ज्यादा वाली कवर कर ली, इस वाले पॉइंट में 500 करोड़ से कम, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज को कि यार मेरी लिस्टेड की सारी एंटिटीज पे कवर है। ठीक है। अब सेकंड में क्या बोलते हैं, जिसकी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है बट 250 करोड़ तक है। अच्छा, यानी मैं एक चीज देख सकता हूँ, 500 करोड़ वाली पहले कवर हो चुकी है, अभी बोलता है 250 से 500 वाली। तो यानी एक चीज मेरे को माइंड में फिट होगी कि अनलिस्टेड है वो मेरी 250 करोड़ से ज्यादा है, उसके बाद मेरा इंडेक्स एप्लीकेबल है। वो इसके होल्डिंग ज्वाइंट वेंचर आ गए।
एडिशनल पॉइंट टू बी कवर, पहला पॉइंट डिस्कस हो चुका है कि अगर आपका एक बार आपने इंडेक्स लगा लिया, आप उसको दोबारा ये नहीं सोच सकते कि मेरे को वापस एएस की बैलेंस शीट बनानी है। सेकंड ये बोलते हैं कि अगर मेरी कोई एंटिटी है वो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसको मैं इंडेक्स के लिए लिस्टेड नहीं मानता, क्योंकि छोटी कंपनीज की बात करते हैं। अच्छा, फिर इसके ऊपर बोलते हैं कि अगर आपका इंडेक्स एक कंपनी पे लग गया तो वो सारे ग्रुप पे लग जाएगा। फिर इसमें एक चीज बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसमें बोलता है देखो दो टाइप के, इसमें हम केस लेके चलते हैं। केस वन, अब मेरी इंडिया में होल्डिंग है, फॉरेन में सब्सिडी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कहीं भी है। अब मैं सीएफएस का, मैं पहली बात इंडेक्स की बात करूँ, इंडेक्स मतलब इंडियन बाउंड्रीज, मेरी होल्डिंग कहाँ लाई कर रही है, इंडिया में, सब्सिडी क्या है, आउटसाइड इंडिया। तो मैं क्या करूंगा, आउटसाइड इंडिया से अपनी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा लूंगा ईयर एंड पे। फिर उसके ऊपर मैं इंडेक्स 21 लगा के, फॉरेन करेंसी लगा के उनको कन्वर्ट कर लूंगा अपनी इंडियन रुपीज में। फिर मैं उसका सीएफएस बना दूंगा और मेरा सीएफएस बन जाएगा इंडिया में। ऑन दी अदर हैंड केस टू, केस टू में मेरी सब्सिडी इंडिया में है बट मेरी होल्डिंग है वो बाहर है। मैं बात कहाँ करूँ, इंडिया की, मेरी सीएफएस कहाँ बनेगी, बात लेट्स सपोज यूएसए में, तो यूएसए गैप लगेंगे उसके ऊपर। अब जो मेरे इंडिया की है, अगर अनलिस्टेड है तो मैं इसके ऊपर अपना क्राइटेरिया देख लूंगा 250 वाला। अगर लिस्टेड है इसके ऊपर इंडेक्स लग जाएगा, और मेरे को सीएफएस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो मेरी बाउंड्री से बाहर चली गई, इस तरीके से। अब नेटवर्थ कैसे निकलता है, अभी बोलते हैं क्लोज 57 ऑफ सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें कैसे बोला हुआ है ना, पेड अप शेयर कैपिटल को लेना आपको, रिजर्व्स लेने हैं, सिर्फ प्रॉफिट वाले। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं हम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो मेरा रिलायंस प्रॉफिट तो नहीं है ना, वो तो मैंने एक वो मान लिया कि मेरी, अगर मैं इसको बेचता या आज के टाइम पे इसकी क्या वैल्यू, जब मैं बेचूंगा तभी मेरे को रियलाइज होएगा। बट वो झूठ मूठ का प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें इनबिल्ड कर दिया जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व है वो प्रॉफिट से बनता है। सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने खुद से मेंशन किया हुआ कि रिजर्व्स में दिखाने के लिए। अभी बोलते हैं कोई आपके लॉसेज हैं, जैसे आपके बैलेंस शीट में आता नहीं था कि मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, नोट रिटर्न ऑफ, या कुछ ऐसा डेफर्ड एक्सपेंडिचर रखा है, तो आप उसको डिडक्ट कर देना। तो इसी के साथ आपका निकल जाएगा नेटवर्थ। फिर आप नेटवर्थ के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेबिलिटी को देख सकते हैं। अब एनबीएफसी में सिर्फ दो फेज थे। पहला फेज मेरा 2018 अप्रैल में आया। इसमें बोलते हैं लिस्टेड या अनलिस्टेड जिसकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर है उसके ऊपर लग जाएगा, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर के ऊपर लग जाएगा। सेकंड आता है मैंडेटरी फेज 2019 में। अभी बोलते हैं लिस्टेड 500 करोड़ से कम वाली, और सेकंड में बोलते हैं वही अनलिस्टेड है 500 करोड़ से ज्यादा वाली तो पहले कवर कर ली, 500 से ज्यादा, 500 से कम, 250 से ज्यादा। अब वही चीज आ गई मेरी कि जैसे मैंने कंपनी से मैं पढ़ा कि लिस्टेड मेरी सारी कवर्स हो गई, अनलिस्टेड में पहले मैंने 500 वाली कवर कर ली ज्यादा वाली, अब 500 से 250 के बीच वाली, तो 250 या उससे ज्यादा अनलिस्टेड पे एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि एनबीएफसी पे मेरा कंपनी से एक्टिव लगता है। तो होल्डिंग, सब्सिडीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ये भी मेरे साथ के साथ कवर हो गई। अब ये मेरा बैंकिंग और इंश्योरेंस पे बोलते हैं कि अभी तक जैसे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आए थे पहले कि इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट वो डेफर कर दिया गया है। अभी मेरे इसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो मेरा इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए अपना एक्ट फॉलो करता है। सेम विद बैंकिंग है, वो अपना फॉर्मेट फॉलो करता है अभी। और जब इनके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आएगा वो बता दिया जाएगा। अब जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स हैं, जनरली शेड्यूल में दिए हुए हैं, और मेरे दो टाइप के शेड्यूल है। शेड्यूल 3 में मेरे दो टाइप के डिवीजन आ गए, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन में मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, डिवीजन 2 में इंडियस के। इंडेक्स में मेरे को कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मेरे टोटल 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपका सिमिलर ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे आपका इसमें ओसीआई का आ जाता है, और एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है वो डिलीट कर दी गई है कि ऐसे कुछ आइटम होती नहीं है, एक्सेप्शनल होती हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को उड़ा दिया गया है। आपकी जो बैलेंस शीट है वो कम्प्लीटली चेंज है। इसमें आपकी जो इंडेक्स की बैलेंस शीट है, पहले एसेट्स आती है फिर लाइबिलिटीज आती है, उसका फॉर्मेट आप देख लेना। फिर जो मेरा कैश फ्लो है वो भी मोरल सिमिलर है। एक 100 के आ जाते हैं, 100 के बहुत इजी है, बस आपको उसमें बताना पड़ता है कि मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, बस आपको उसकी कैलकुलेशन से एक फॉर्मेट है सेम टू सेम वो आपको लगाना होता है। और आपके नोट्स वो आपको पता चल जाएंगे जब आप बनाओगे बैलेंस शीट को। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई जो मेरे आईएफएस है, अगर आप देखो, अगर 95 to 80%, अब आप बोलोगे कि भाई मैंने इसको पूरा का पूरा, ये तो मेरा सिमिलर हो गया, तो बनाने का क्या था कि भाई 100% क्यों नहीं हुआ। अब एक चीज देखिए, अगर आईसीआई है वो 80-70% कॉपी करते, 20-30% चेंज करते, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही डिफिशिएट हो जाता कि भाई कि भाई मेरे को करना क्या था, इन्वेस्टर को दिखाना था भाई जो तेरी बैलेंस शीट में तू दूसरी कंपनीज में ढूंढ रहा है, दूसरी कंट्रीज की बैलेंस शीट में कि तेरा प्रॉफिट 80 करोड़, किसी कंपनी में लेट्स सपोज चाइना में 80 करोड़ है, पाकिस्तान में तेरा 80 करोड़ है,
तो तेरे को पता है ना कि वो सेम तरीके से बन के आया है। फिर इन्वेस्ट करना तो तुम देख के कर सकते हो। अगर वो इंडिया वाले इंडिया इसमें ज्यादा आईएफएस को कॉपी ना करते तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहता ना। फिर तो वो सारी चीजें आपकी वही, अब फिर आप एएस से इंडेक्स में क्यों आए। तो इस चीज से हमारा, आप एक चीज को ज्यादा मत सोचना कि भाई हमने ये कम क्यों किया, क्यों ज्यादा किया। हर चीज के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है। तो अगर आप लॉजिकली जाओगे तो आपको सब चीज के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, अच्छे तरीके से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट।